लोकसभा चुनाव में 217 दिन का वक्त बाकी है और इस चुनाव के लिए रणनीतियां तेजी से बनाई जा रही हैं। कल यानी कि 18 जुलाई की तारीख ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दल बैठक करके अपनी रणनीति बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के 38 दलों का दिल्ली में महाजुटान होना है। कल की बैठक से पहले आज ही हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों के नेता बेंगलुरु में आज अनौपचारिक मुलाकात करेंगे, साथ में डिनर करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए समर्थित दलों का दिल्ली आना शुरू हो चुका है। मान के चलिए 2024 के चुनाव का हो चुका है शंखनाद। अपनी अपनी ओर से किस तरह से ताकत दिखाए जाने की कोशिश एनडीए और यूपीए के कुनबे की ओर से की जा रही है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकता के दूसरे चरण में लोकसभा के रण का शंखनाद तय माना जा रहा है। क्योंकि पटना में 17 दलों की बैठक के बाद बेंगलुरु में अब 26 दलों का विपक्षी कुनबा तैयार है और इस एकजुटता के सहारे बीजेपी को हराने के दावे भी जोरदार हैं। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है, 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है, तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। बेंगलुरु की सड़कों पर लगी एक एक नेताओं की तस्वीरों के जरिए साफ संदेश है कि 26 दलों का एक मंच पर आना 2024 के चुनाव में सियासी बदलाव का संकेत है। विपक्ष की बैठक पार्ट 2 बेंगलुरु में होने वाली है और पीछे आप हमारे देख रहे हैं कि किस तरह से इस बैठक के जो अहम किरदार है उनके पोस्टरों से पूरा शहर पटा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ पे जो क्षेत्रीय छत्रव हैं, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री, ऊपर से अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, जो बाकी नेता ऑडिशन हो रहे हैं। इस बारी बताया जा रहा है कि लगभग 24 विपक्षी दल इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे, जो पहली बैठक में नदारद थे, और एक तरीके से दोनों तरफ जो है एक दूसरे को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। और बदलाव के इसी संदेश के सूत्र में साथ बंधे विपक्षी दल बेंगलुरु में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे, चुनावी रैलियों, प्रचार और सम्मेलन की रणनीति तय करेंगे। ईवीएम वाले मुद्दे पर विपक्षी दलों की राय चुनाव आयोग से साझा करेंगे, नए गठबंधन का नाम तय करने की कोशिश करेंगे। भारत के संविधान को बचाने का मुद्दा, इस देश में बेरोजगारी का जो आलम है, इस देश के अंदर महंगाई का जो आलम है, इस देश के अंदर अशिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली का जो आलम है, तो ये जो बड़े मुद्दे हैं, इस पर एकजुटता की बात बड़े तौर पे होनी चाहिए, मुझे लगता है कि, और इस पे आम सहमति बनेगी। जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर एक राय सबकी हो। लेकिन बैठक में सबसे बड़ी बात क्षेत्रीय दलों की ताकत के हिसाब से वोट शेयरिंग वाले फॉर्मूले पर विचार की होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग ऐसा मुद्दा है जिस पर बात नहीं बनी तो विपक्षी एकता की कोशिशें कामयाब नहीं हो, विपक्षी एकता की गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगी। मुद्दा है जिसे बीजेपी बार बार उठा रही है। मोदी के सामने विपक्ष मोदी बनाम मोदी वाली रणनीति पर काम कर रहा है, यानी मुकाबला सीधे मोदी समर्थकों और मोदी विरोधियों के बीच होने की दलील दे रहा है। भारत की जनता को जो संविधान मिला है उसमें साफ साफ लिखा है कि
जब निर्वाचन हो जाएगा, संसदीय दल की बैठक होगी, जिसका बहुमत होगा उसको महामहिम राष्ट्रपति बुलाएंगे। ये संविधान है। अब कोई पूछे कि भाई आपके पास छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो है पर चेहरा कोई नहीं देगा, तो ठीक है, यही होगा। चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो बहुमत जिसका होगा उसे चुना जाएगा। ये अवसरवादी गठबंधन है। केजरीवाल जी दिल्ली की पानी छोड़कर बेंगलोर चले गए, हाँ, जिस पर कांग्रेस खामोश है। श्रीमान मैडम ममता जी ने क्या हिंसा हुई, लोग निर्दोष लोग मारे गए, लोकतंत्र की हत्या हुई, और उस पर भी कांग्रेस खामोश है। येचुरी साहब, सीपीएम सीपीआई खामोश है। ये घोर अवसरवादी गठबंधन है। न समझदारी न समन्वय, गिव एंड टेक, मुझे दो तो मुझसे लो। ये लोग भारत का भविष्य बनेंगे, विकल्प बनेंगे। मुद्दे और भी हैं जिस पर विपक्ष की बैठक में शामिल दल आमने सामने आ सकते हैं, और इसमें सबसे अहम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे बीजेपी बड़ा चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी में है। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे नेता खुलकर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव और केजरीवाल यूसीसी पर समर्थन की बात कह रहे हैं। लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की न आवश्यकता है न ये वांछनीय है। हमारा देश एक समूह है कई सारे धर्म और संप्रदायों का, तो सभी से सहमति बनाकर, सभी से चर्चा करके, सभी से डिस्कस करके, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, जनता हो, सबसे डिस्कस करके सहमति बनाकर ही इसको लागू करना है। अब दिल मिलने का दावा करने के बाद विपक्षी दलों के ऐसे मसलों पर दूरियां भी पाटनी होंगी, ताकि ये 7/24 के चुनाव में मोदी के सामने चुनौती खड़ी कर सके। नजर शरद पवार जैसे नेताओं पर भी है, जो पार्टी में टूट के बाद महाराष्ट्र की सियासत में नई रणनीति की तैयारी में है, और अपनों की बार-बार अपील के बाद भी बीजेपी के साथ न जाने की बात कर रहे हैं। सगै राज के साथ मौसमी सिंह, बेंगलुरु, आज तक।